आपकी इंस्टाग्राम टीम्स की परफॉर्मेंस है, आपने उससे पहले ही मेरा दिल जीत लिया। और आपका बेटा नाम क्या है? अवैस। आपने इतना अच्छा पाकिस्तान का तराना गाया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वाकई इस मुल्क के जो पासबान हो वो आप सब हो, वो हम सब हैं। और इस मुल्क को आगे लेके जाना, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालना, हमने भी यहाँ रहना है, हमारी नस्लों ने भी यहाँ रहना है, हमारे बुज़ुर्ग भी इस मिट्टी में हैं, हमने भी इसी मिट्टी में जाना है। तो इस जज्बे के साथ हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हिस्टोरिकली जो टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत को नहीं पहचाना, जो सोशल मीडिया की इफ़ादियत है, इम्पोर्टेंस है आज के वक्त में, उसमें PMLN जो उसको इतना शायद तवज्जो नहीं दे सकी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि PMLN का जो सोशल मीडिया जो आउटरीच है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह, कि अब हम अलहदा सब प्लेटफॉर्म्स की अलहदा टीम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और देख लो इंस्टाग्राम की टीम, मैंने अभी ट्विटर की स्पेशली कोई अलहदा टीम लॉन्च नहीं की, मैंने फेसबुक की नहीं की, मैंने टिकटॉक की नहीं की, सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम की टीम लॉन्च की। और इतनी सारी माशाल्लाह यंग बच्चियाँ आई हुई हैं, लड़कियाँ आई हुई हैं। मुझे इतनी खुशी होती है आप सबको देख के कि आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो माशाल्लाह। आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए आगे आ रहे हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरे बच्चों, मैं आपसे बड़ी ज़रूरी चंद बातें करना चाहती हूँ, और वो ये हैं कि पाकिस्तान, वैसे तो 75 साल हो गए हमें ये सुनते सुनते कि मुल्क के हालात जो हैं वो क्रूशल स्टेज पे हैं, मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुज़र रहा है। और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी वजूहात ये भी हैं कि जो काम करने वाली हुकूमतें हैं, जो आवाम की तवज्जो का, आवाम की जो खिदमत है उसका मैंडेट लेकर आती हैं, उसके ऊपर तवज्जो देती हैं और पॉपुलर होती हैं, उनको चलने नहीं दिया जाता। और वो तरक्की का प्रोसेस जो हम शुरू करते हैं उसको ब्रेक लग जाती है बार बार, और बजाय आगे जाने के पाकिस्तान पीछे जाता है। और यही वजह है कि आज 75-6 ईयर्स के बाद भी पाकिस्तान जो है वो अपने बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें ये कहा गया कि आपने ऐसे मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ। अगर इस मुश्किल वक्त में, जिसमें पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो वेंटिलेटर पे, पाकिस्तान का जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सारे ख़तरे में थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने पे आ गया था, हमारे पास LCs खोलने के लिए पैसे नहीं थे, और पाकिस्तान में उन सब चीज़ों ने सर उठा लिया था जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, जिसको नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उन्होंने दहशतगर्दी के जो उसका थ्रेट था पाकिस्तान को, उसका ख़ात्मा किया। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो इकॉनमी 2% पे थी उसको नवाज शरीफ साहब दिन रात एक करके, उसको जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो इकॉनमी 6% पे थी, ग्रोथ रेट जो आपका है। उसके बाद आप लोड शेडिंग पे आ जाए। आपको याद है 2013 में जब पाकिस्तान नवाज शरीफ को मिला था, तो याद है कितनी घंटे की लोड शेडिंग होती थी? कितने घंटे की? 22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और नवाज शरीफ के पास जादू की छड़ी तो नहीं थी कि वो घुमाता और बिजली बन जाती, वो घुमाता और इकॉनमी ठीक हो जाती। एक चीज़ थी नवाज शरीफ के पास, कि वो पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा रहेगा।
और वो खिदमत के जज्बे से आया था। और वो आज भी जब ये हुकूमत उसको मिली तो पाकिस्तान का बुरा हाल है। मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान हर शोबे में ऑनेस्टली जितनी तबाही और बर्बादी पिछली हुकूमत इस मुल्क की करके गई है, अपनी गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से। और मैं हल्फ उठा के आपको ये बात कह रही हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो जो PTI थी या इमरान खान है वो हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको कोई दुनिया का बंदा रिफ्यूट नहीं कर सकता इन क्लेम्स को। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने आज रखने जा रही हूँ। देखें, मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार लिया तो उसका मकसद ये भी था कि जो खाई में पाकिस्तान गिर रहा था, उसकी इकॉनमी ज़मीन के नीचे जा रही थी, पूरी दुनिया से पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, तो ऐसे में इस हुकूमत का एक एक दिन रहना जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। ना सिर्फ ये, इस आने वाली नस्लों के लिए भी मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और फिर आप ये देखें कि किस किस्म के शख्स का सामना है पाकिस्तान को, कि हुकूमत में रहे तो पाकिस्तान की तबाही करे, पाकिस्तान की बर्बादी करे, और जब हुकूमत से बाहर हो तो वो पाकिस्तान में हर जगह आग लगाने की कोशिश करे, फितना फैलाने की कोशिश करे, फसाद फैलाने की कोशिश करे, इंतशार फैलाने की कोशिश करे, अनाकी फैलाने की कोशिश करे। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो ना, जिसको कुर्सी की इतनी तलब ना हो, वो चुप करके साइड पे हो जाए, वो कहे कि मैंने इतनी तबाही कर दी है पाकिस्तान की। तो अब कोई हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म, मेहनती वज़ीर आज़म, काबिल वज़ीर आज़म आ गया, तो मैं इसको पाकिस्तान के लिए मौका दूँ, मैं अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर लूँ, अपनी कुर्सी की जो हवस है वो थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे रख दूँ। आपको याद होगा कि 2008 के अंदर जब हम एग्ज़ाइल से वापस आए तो पंजाब में हम जीत गए, सेंटर में पीपल्स पार्टी जीत गई, तो नवाज शरीफ साहब ने 5 साल मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे, जो अवाम फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ये अभी जो ये धरना और जलाओ घेराओ, खुद कुछ हमले कर देंगे, इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दिया, इस्लामाबाद को जो हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का, फेडरेशन की अलामत है, उसको मुझे बताएं हाथ उठा के कि 75-6 ईयर्स में क्या कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने इस्लामाबाद को कुर्सी की मोहब्बत में आग लगा दी, दरख्त जला दिए हो, मुल्क की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दी हो? ये किस किस्म की मोहब्बत है पाकिस्तान से, किस किस्म की पाकिस्तानियत है? फिर आपकी पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल खड़े होंगे। और उस वक्त से एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है, वो इनकलाब का कह के निकला था हेलीकॉप्टर में, और आज तक वो घर वापस नहीं पहुंचा। तो बाद में पता चला कि वो इनकलाब जो पाकिस्तान के गली गली महल्ले महल्ले से निकलना था, वो इनकलाब अपनी ज़मानतें करा रहा आजकल। मतलब बात होती है सुपर पावर्स को आप कन्फ्रंट करते हो कि जी ओ हो हम सुपर पावर्स को फिक्स कर देंगे, सुपर पावर्स को हम बता देंगे कि हम क्या हैं। और वो जो सुपर पावर्स को ललकारता था, वो आज वो राहदारी ज़मानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा हुआ, गिरफ्तारी के डर से। अगर आपने जुल्म का सामना करना है अपने मुल्क की खातिर, तो आपको नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। जो हमारी स्ट्रगल है उसको मैं कभी बतौर स्ट्रगल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं विक्टिम प्ले नहीं करना चाहती, इसलिए आज मैं वो बात नहीं कर रही। लेकिन मैं ये अभी आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब पाकिस्तान की डिबेट फितना, फसाद और इंतशार से शिफ्ट होकर अवाम के मसाइल पे आनी चाहिए। आज पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून की एक तरह से बदकिस्मती भी है और एक तरह से खुशकिस्मती भी है कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में जब आती है तो उसको बहुत ही तबाहशुदा पाकिस्तान मिलता है, जिसमें लोड शेडिंग भी हो जाती है, जिसमें दहशतगर्दी भी वापस आ जाती है, जिसमें इकॉनमी भी जो है वो बिल्कुल शैम्बल्स में होती है, इकॉनमी बिल्कुल वेंटिलेटर पे होती है। लेकिन
इसमें अच्छी बात यह है कि जब जब मुस्लिम लीग नून को ये मौका मिला, नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला, पाकिस्तान ऐसी हालत में उनके सामने आया जब पाकिस्तान का पता नहीं था कि कितने दिन के लिए सर्वाइवल है, तो ऐसी हालत में वो पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकाल कर कामयाबी की तरफ लेकर गए। तो ये जो पाकिस्तान की खिदमत जो अगर किसी जमात के नसीब में आई है तो उस जमात का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान को बनाने का, पाकिस्तान को बार बार अपने पांव पे खड़ा करने का, पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान में मोटरवेज, बिजली के मंसूबे, सड़कों के जाल, पाकिस्तान में मेट्रो बस, पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन, पाकिस्तान में सीपैक, ये सब लाने का अगर सेहरा एक लीडर को जाता है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। तो कोई बात नहीं, आज के बाद हमारा नारा है कि किया है और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। We have done that, we will do that again इंशाअल्लाह। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात में कि किसी सियासी जमात को, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अपनी सियासत की अब फिक्र नहीं है, अब इस रियासत की फिक्र है। वरना कोई भी होता तो वो ये कहता कि हुकूमत का आखिरी साल है, हम क्यों ये पेट्रोल की कीमतें जो हमें बढ़ानी पड़ी हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने सही कहा, उन्होंने दिल पर पत्थर रख के ये कीमतें बढ़ाई हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आए, हम ये कहते हैं कि हाँ, हम आलू प्याज टमाटर का रेट पता करने आए हैं। हम बिजली, वो जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पता नहीं वो कहाँ गई, वो बिजली जो नवाज शरीफ ने बनाई थी, हम उसको बहाल करने आए हैं। हम लोड शेडिंग को एक दफ़ा फिर ख़त्म करने आए हैं। हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी ने सर उठा लिया उसको ख़त्म करने आए हैं। और आपकी मदद के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ, पाकिस्तान के अवाम की मदद के साथ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, भले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ है, लेकिन इस बात को मानते हैं कि अगर कोई जमात जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास पाकिस्तान को आगे लेके जाने की एक जुस्तजू है, जो मेहनत कर सकती है, जिसकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान को बनाने में है, वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो मैं देखें, प्रायोरिटीज़ की भी बात होती है। अब कल आप देखें वो जो ऑडियो टीवी पे चल रही थी कि जब आप इस चीज़ पे मसरूफ़ होंगे कि एक छोटा सा काम कराने के लिए आपको फर्स्ट लेडी को, वो कहती हैं उनको 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, उनको 5 कैरेट का डायमंड है। तो जब आपकी प्रायोरिटीज़ ये हों कि बनी गाला हेडक्वार्टर बनाओ करप्शन का, और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुज़दार और फरा गोगी हो, जो पंजाब के अवाम का, सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खा गई, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खा गए। बनी गाला वॉज द हेडक्वार्टर। तो ये जो अचानक ये लॉन्ग मार्च भी याद आ गया है, ये सब याद आ गया, ये इसलिए कि अब वो चीज़ें नहीं मिल रही। वो फरा गोगी तो मुल्क छोड़ के भाग गई। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आओ ना मरियम नवाज की तरह डेथ सेल में सामना करो चीज़। और मैं ये बता दूं कि फरा गोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन है। बेनिफिशरीज जो है, डायरेक्ट बेनिफिशरीज, वो इमरान खान है, और वो बजरिया वो जो पीरनी साहिबा है। आप ये देखें कि ये एक छोटा सा काम है, एक ताला खुलवाने का 5 कैरेट का डायमंड मांग रही है वो। तो इट्स एन आई ओपनर। आप ये देखो कि जो इंसान एक छोटा सा काम करने का, और वो फिर कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि कल ताले खुल जाएंगे, साइन हो जाएगा, और वो साइन कैसे हो रहे? रिश्वत देके। और ये एक छोटा सा केस है जिसको आप ये कह सकते हो कि ये आंखें खोलने के लिए पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि एक एक नौकरी, एक एक तकर्री, एक एक तबादले के लिए
जो बनी गाला जिसका हेडक्वार्टर था, उन्होंने कितना कितना पैसा लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान के बैतुल माल को नहीं बख्शा, जिसने तोशा खाना को नहीं बख्शा, तो आपके ख्याल में उसने पाकिस्तान में किसी चीज़ को बख्शा होगा? तभी मुल्क का ये हाल है। और फिर आप पर्ची खोल के, कल परसों में जलसे में देख रही थी, मेरी हंसी भी नहीं रुक रही थी और मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था। जो शख्स 4 साल हुकूमत करके गया है, उसको आज मुल्क को, पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि उसकी कारकर्दगी गया है, छोटी सी पर्ची खोल के पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ी जा रही। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था वो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था। 1600, 100, 400, 500 कोई समझ नहीं आई। भाई जिसने कोई काम 4 साल में किया ही नहीं, वो कैसे बताएगा? उसको चाहे पर्ची लिख के दे दो या उसको रजिस्टर बना के दे दो या उसको प्रेजेंटेशन बना के दे दो, वो क्या कहेगा आवाम को? मतलब किसी को समझ आई कि वो 1600, 400, 200, 500 क्या था? और लोगों को कहता है कि वो पर्ची से देख के पढ़ते हैं। शुक्र करो कि लोग पर्ची से देख के पढ़ते हैं, तुम्हारी तरह एक मुल्क में जाके दूसरे मुल्क की चुगली करके लड़ाई करा के नहीं आ जाते। उनको पता होता है उन्होंने क्या बोलना है। और तुम्हारा ये हाल है कि तुमसे 4 साल की परफॉर्मेंस पूछ ली अवाम ने, हमने पूछी, जलसों में पूछी, तो उसको प्रेशर फील हुआ कि उसको जवाब देना है, तो पर्ची से पढ़ के भी जवाब देना नहीं आ रहा था। मुझसे पूछो, वो तो 3.5-4 साल का हिसाब नहीं दे सका। मैं अभी आपको हिसाब देती हूँ अपने 6 हफ्ते का। मैं आपको 6 हफ्ते की शहबाज साहब की कारकर्दगी का मैं आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि शहबाज साहब ने इस हुकूमत के, जिसके पास खजाना खाली है, और ये मैं रवायतन नहीं बोल रही, ये कोई क्लीशेड सेंटेंस नहीं है कि खजाना खाली है, मैं आपको वाकई बता रही हूँ कि पाकिस्तान का खजाना खाली है। और मैंने आपको अभी बताया कि एलसीज नहीं खुल रही थी। पाकिस्तान का बुरा हाल है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, और हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता कि 1 रुपया भी तेल की, डीजल की, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाई जाए। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि हमें अपनी हुकूमत बचानी है, अपनी सियासत बचानी है, या पाकिस्तान को बचाना है? तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बुरे हालात में, जब इकॉनमी, पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं है, तो जब आपने तेल की और पेट्रोल की कीमतें, आपको इमरान खान ने जो IMF के साथ मुआहदा किया था, जिसकी वीडियोस आप सब ने देखी होंगी, आर्काइव्स में मौजूद हैं, मीडिया पे भी चल रही थी, कि शौकत तरीन साहब ने खुद कहा कि 30 रुपये हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये IMF के साथ मुआहदा इमरान खान साहब करके आए थे। उस मुआहदे के तहत हमें ये कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम आलू प्याज का रेट पता नहीं करने आए। शहबाज शरीफ साहब को ये मुश्किल जब फैसला लेना पड़ा, तो साथ उन्होंने 28 अरब रुपए का पैकेज दिया पाकिस्तान के अवाम को। उन्होंने वो 2000 रुपये 8.5 करोड़ लोगों को, जो कि तकरीबन 8.5 करोड़ लोगों को 2000 रुपया माहवार, उसमें क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा था, डीजल महंगा हो रहा था, तो 2000 रुपये माहवार 8.5 करोड़ लोगों को इस इकॉनमी के साथ, जिसकी हालत ख़राब है, उसके साथ उन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि आवाम का एहसास है इधर। उसके बाद 40,000 लोगों को BISP से, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको सब्सिडी दी कि उनको महंगा पेट्रोल और महंगा डीजल जो है वो उनको, जब वो ख़रीदें तो उनके पास एक कुशन हो। 40,000 लोगों को ये दिया पैकेज। तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ उसके बाद कितने सिख प्रोजेक्ट्स थे जो शहबाज शरीफ ने अपने इन 6 हफ्तों में दोबारा से उनको रिवाइव किया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है, PKLI जिसको कहते हैं, जिसको साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, वो डैम वाले बाबा जी जो हैं, उन्होंने अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने अवाम का वो अस्पताल जिसमें लिवर का फ्री इलाज हो रहा था, किडनीज़ का फ्री इलाज हो रहा था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने 6 हफ्ते में उसको रिवाइव किया। शहबाज शरीफ साहब ने वो जो मेट्रो जाती है इस्लामाबाद में एयरपोर्ट तक, वो सिख प्रोजेक्ट था, उस पर किसी ने काम नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ने पहले 4 दिन में उसको रिवाइव किया।
फिर जितने बिजली के कारखाने बंद पड़े थे उसमें अभी अभी उनका एक विजिट हुआ है, वो ये था, उसका नाम था करोट, उसको वो विजिट करके आए। वहाँ पर चाइनीज़ ने मुफ्त जो है वो अनाउंस किया कि 4 बिलियन वर्थ फ्री एनर्जी करोड़ का उन्होंने अनाउंस किया चाइनीज़ ने। उसके अलावा आप ये देखो कि सी पैक के जितने प्रोजेक्ट्स थे जो इमरान खान ने पता नहीं किसको खुश करने के लिए बंद किए हुए थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स को आज हम रिवाइव कर रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहले सुन लो, उसके बाद N25 नेशनल हाईवे क्वेटा से कराची, उसकी वो बुनियाद रखने जा रहे हैं। उसके बाद अब आप आ जाओ नॉर्थ वजीरिस्तान में, अभी अभी वो यूनिवर्सिटी का करके आए। मानसेरा गए तो वहाँ पर उनका अपना जो बलूचिस्तान और फाटा एक्स फाटा में 5000 स्कॉलरशिप्स वो देकर आए। मानसेरा गए तो वहाँ पर लैपटॉप्स अनाउंस करके आए। मानसेरा में उन्होंने नया हॉस्पिटल जो है वो अनाउंस किया, और उसके बाद उन्होंने पूरे जो पंजाब है या पाकिस्तान है उसके हॉस्पिटल्स में जो इमरान खान ने फ्री दवाई जो है वो बंद कर दी थी, वो उन्होंने फिर से कहा है कि फ्री दवाई आवाम को मिलनी चाहिए सरकारी अस्पतालों में। 1 बिलियन का वो पैकेज मानसेरा में देकर आए हैं। उसके अलावा इस इकॉनमी के साथ वो जिसमें ख़जाना खाली है, उन्होंने आटे को 80 रुपये से दोबारा 40 रुपये पे लेकर आए। चीनी को वो 120 रुपये किलो से वो दोबारा 70-80 पर लेकर आए। तो ये सिर्फ 6 हफ्ते की कारकर्दगी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये अल्लाह ताला ने चाहा स्टेबिलिटी रही तो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये मुल्क तरक्की की नई राहों पे चलेगा इंशाअल्लाह। मैं फिर एक बड़ी ज़रूरी बात है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि देखो इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ 2-3 दफ़ा मुल्क के गैर मुल्की दौरे किए, तो इमरान खान तो जी गया ही नहीं गैर मुल्की दौरों पे। भाई इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों पे किसी ने बुलाया ही नहीं, वो जाएगा कैसे? एक मुल्क से लड़ाई कर ली, वो जैसे वो मोहल्ले में रहने वाली एक खातून होती है ना जिसको मासी कहते हैं, कि एक घर में की बात दूसरे को बताई, दूसरे की तीसरे को बताई और सबकी लड़ाई कराने की कोशिश की। तो ये इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी थी। पाकिस्तान के जो इतने करीबी दोस्त थे उनको भी दुश्मन बना लिया, जिसमें गल्फ कंट्रीज शामिल थीं, जिसमें देखिए आप अभी शहबाज शरीफ साहब अभी हाल का विजिट ले लें टर्की का। शहबाज शरीफ साहब टर्की में टर्किश खाना खाने नहीं गए थे, टर्की की सैर करने नहीं गए थे। आपको पता है वो पाकिस्तान के क्यों टर्की गए शहबाज शरीफ साहब? वो इसलिए टर्की गए कि जो 2013 और 18 के दरमियान PMLN हुकूमत जो टर्किश इन्वेस्टमेंट्स लेकर आई थी पाकिस्तान में, जो टर्किश इन्वेस्टर्स लेकर आई थी पाकिस्तान में, उनको इमरान खान हुकूमत ने मार मार के भगा दिया। और मुझे ये बताएं, जो आपकी इस वक्त इकॉनमी की हालत है, आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि दुनिया आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करे और भाग जाए यहाँ से अपने पैसे निकाल के? आपको तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, आपको इस मुल्क में इन्वेस्टर्स लाने चाहिए, जिसके लिए आपको एक स्टेबल माहौल ज़रूरी है। जब ये रोज़ खेल तमाशा घेराव जलाओ होगा तो कौन आएगा इस मुल्क के अंदर? और अगर आप नहीं कर सके थे, आप नालायक हैं, ना अहल हैं, तो अगर एक अहल हुकूमत आ गई है, एक अहल वज़ीर आज़म आ गया है जो 5 बजे सुबह उठ के अपना काम शुरू करता है और रात को 10 बजे 12 बजे तक काम करता है, तो खुदारा उसको मुल्क को चलने दे। टोटल फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या थी? ये थी कि एक ने फ़ोन नहीं किया, दूसरा फ़ोन उठाता नहीं। और फिर जब एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई यूके में,
तो जादू टोने और हिसाब किताब ने कहा नहीं 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 नहीं, 138 कंट्रीज आ रही थी उस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर आप पाकिस्तान का जाकर आप इतना अच्छा अपना मुकदमा पेश कर सकते थे, लेकिन बनी गाला के जिन्नात ने कहा कि ना ना वहाँ ना जाना। ये तो फॉरेन पॉलिसी का हाल था। तो अब चाइनीज़ उस दिन शहबाज शरीफ साहब से मिले, लाइव आ रहा था, तो मुझे खुद शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि चाइनीज़ ने उनको कहा कि पिछली हुकूमत में तो हमारा बेड़ा गर्क था, हम तो मायूस हो गए थे, आपकी हुकूमत आई है तो हमें हमारे जान में जान आई और हम फिर पाकिस्तान के अंदर एक नए जज्बे से काम करना चाहते हैं। और वो गल्फ कंट्रीज़ जो पाकिस्तान से बात करने पे तैयार नहीं थी, आप ये जानते हैं कि जब वो उनके, अब मैं नाम नहीं लूँगी, मुल्कों का मामला है, लेकिन ज़बान इतनी लटकती है कि जब वो ये वज़ीर आज़म थे, वो यहाँ के दौरे पे थे, तो इन्होंने अपनी ज़बान से इस किस्म के कलिमात अदा किए उन हेड्स ऑफ द स्टेट्स के बारे में, क्योंकि ज़बान पे कंट्रोल तो है नहीं। तो आपका क्या ख्याल है कि उन हेड्स ऑफ द स्टेट्स तक ये बातें नहीं पहुंची होंगी? ये क्या पाकिस्तान का चेहरा आप उनके सामने पेश कर रहे थे? तो आपने किस लिए किस मुल्क का दौरा करना था? आपने जब दौरा किया पाकिस्तान की लड़ाई की, अच्छा हुआ आपने दौरे नहीं किए, वरना पाकिस्तान इस वक्त अकेला बैठा होता। और आज वही गल्फ कंट्रीज़ जो पाकिस्तान से नाराज़ थी पिछले 4 साल में, आप यकीन करें वो माशाल्लाह पाइपलाइन में 2-3 मुल्कों के बड़े बड़े पैकेजेस हैं जो वो पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए लेके आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि दुनिया को पता है कि अब पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ गई है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। जो पैसा हम उसको देंगे वो रिश्वतों में और बनी गाला में नहीं जाएगा, वो फरागोगी की नज़र नहीं होगा, वो पाकिस्तान की तरक्की पर लगेगी, पाकिस्तान की इकॉनमी पे लगेगी, और वो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर खर्च होगा। और वो पैसा जो है वो लोगों की जेबों में नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये है पाकिस्तान के बारे में ये 6 हफ्ते की कारकर्दगी। सोचो मेरे बच्चों, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, भाई बैठे हैं, अगर ये 6 हफ्ते की कारकर्दगी, तो 6 महीने में पाकिस्तान कहाँ होगा इंशाअल्लाह। अब लोड शेडिंग की तरफ आ जाओ। लोड शेडिंग, क्रशिंग लोड शेडिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की। यकीन मानो जब मैं एसी में बैठती हूँ तो मुझे दिल में तकलीफ़ होती है कि लोग पंखे के बगैर हैं इस वक्त। लेकिन कोई तो वजह है कि जिस जमात ने 22 घंटे की लोड शेडिंग 2 साल में ख़त्म कर दी थी, लोग कहते थे जिन्नात की तरह प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं, कोई तो वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। क्या वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है? उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो प्रोजेक्ट्स लगा कर गई थी, जिसके बारे में इमरान खान साहब बार बार ये बात कहते थे कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना गए, तो कहाँ है आज वो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली? वो इनकी नाअहली की नज़र हो गई। इन्होंने वक्त पे LNG नहीं मंगवाई, इन्होंने वक्त पर तेल नहीं मंगवाया, वक्त पर गैस नहीं मंगवाई। ये इनको पता था कि इनकी हुकूमत जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है। ये जानबूझ के अपनी सियासी दुश्मनी में पाकिस्तान के लिए लैंड माइन्स बिछा के चले गए। लैंड माइन्स की उर्दू क्या होती है? बारूदी सुरंगें बिछा कर चले गए कि खुद ही अगली हुकूमत आएगी तो भुगतेगी। मुझे ये बताओ कि कोई पाकिस्तानी मुल्क के साथ ये कर सकता है? मरियम नवाज शरीफ मर भी रही होगी, वो जाते जाते भी पाकिस्तान का भला करके जाएगी इंशाअल्लाह। तो वो जो हाइड्रो से चलने वाले प्लांट्स थे, जो कोयले से चलने वाले प्लांट्स थे, जिनमें करोड़ शामिल हैं, जो वो बंद पड़े रहे, उस पर काम ही नहीं हुआ। और हमें इन्हसार करना पड़ता है LNG के ऊपर, हमें इन्हसार करना पड़ता है डीज़ल के ऊपर। और वो आप देखें गर्दिशी कर्जा जो है, जिसको कहते हैं सर्कुलर डेट, वो अब 2400 अरब पे पहुंच गया है। 1300-1400 अरब से वो अब 2400 अरब पे पहुंच गया। उस वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है, प्लांट्स बंद पड़े हैं, IPPs को पेमेंट्स नहीं हुई, पाकिस्तान के लिए पेमेंट्स के लिए पैसे नहीं। तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को भी ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको वाटर एंड पावर का मिनिस्टर बनाया है, आप एक लायक और अहल आदमी हैं।
तो अगर आपकी मजबूरी है, अगर पिछली हुकूमत ये तबाही कर गई है पाकिस्तान की, तो आप दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री में लोड शेडिंग को ख़त्म करने की, तो खुदारा पाकिस्तान की आवाम से आएँ और बात करें और उनको बताएं कि लोड शेडिंग इतनी क्यों हो रही है। चुप करके, ये भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि आवाम को पता होना चाहिए। मुझे अपनी आवाम पे पूरा भरोसा है कि मेरी आवाम को जब ये पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून कितनी सरतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून उन्हीं रिसोर्सेज में रहकर काम करेगी जो उनके पास अवेलेबल है। अल्लाह करे कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ ने मदद प्रॉमिस की है वो जल्दी आ जाए पाकिस्तान में, तो उससे तो फिर बूस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लोड शेडिंग में भी वाज़े कमी आएगी। लेकिन जब तक हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से ये कहूँगी कि आएँ और अपनी कौम को एतमाद में लें, उनको अगले 3 से 6 महीने का प्लान दें, स्केड्यूल अनाउंस करें लोड शेडिंग का, और अगर उसके पीछे लोड शेडिंग होती है, उस स्केड्यूल के बियॉन्ड अगर लोड शेडिंग होती है, तो पकड़े लोगों को और टांगें उनको। तो मेरी, और आखिर में हम सब मिलकर कंडेम करते हैं बीजेपी के रुकन ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। मुझे उसकी फ़िक्र इसलिए नहीं है कि मेरे नबी का ज़िक्र रहती दुनिया तक और हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है वरफ़अना अला का ज़िक्रक, कि ऐ नबी हमने तुम्हारा ज़िक्र हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। और सूरह कौसर में आखिर में आता है कि बेशक नबी तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। तो ऐसे लोगों का तो नाम भी नहीं मिलेगा, निशान भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे नबी का जिक्र बुलंद रहेगा। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सब से ये बड़ी प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से एक पाकिस्तानी होने के नाते ये गुजारिश करती हूँ कि मेरा आज का पैगाम ये है, हुकूमत का पैगाम ये है कि हमारा साथ देना हम अल्लाह ताला के फजल से कर चुके हैं, करके दिखाया है और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। We can and we will इंशाअल्लाह ताला। Repeat after me, we can and we will इंशाअल्लाह। करके दिखाया है, करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।